अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आखिर हुकूमत ने एक नई चाल चल दी है जिसका जिक्र तो कल से ही हो रहा था और इनफैक्ट जिक्र तो पहले से ही हो रहा था। अब कल से इस बात की खबर गर्म थी कि ये होने लगा है और ये फाइनली आज सुबह हो गया है। मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जिसको एक दफ़ा फिर हुकूमत ने बदल दिया और इस दफ़ा बाकायदा कोई पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हुई बल्कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये शब खून मारा गया है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं होती हुई नज़र आ रही हैं। अहम केस भी समाअत के लिए फ़िक्स हो चुका है और इसके साथ साथ जो PTI का जलसा है उसके लिए भी बड़ी तेज़ी से चीज़ें तैयारी के मराहिल में हैं। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि हुकूमत जो है वो फुल क्रैकडाउन भी जारी रखे हुए है और इस वक्त भी बताया ये जा रहा है, खबरें अभी तक जो आ रही हैं कि 50 से ज़ायद कारकुन और लीडर्स या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या घरों पर नज़रबंद हैं, यानी उनको उनके डिटेंशन ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं। तो ये सब सिलसिला भी साथ साथ जारी है। तो इस हवाले से क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में भी गया हुआ है और कोर्ट ने अब कमिश्नर साहब को कह दिया है कि जी 5 बजे तक आप फैसला करें। अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी तक तो फैसला नहीं आया, क्या जलसा फिर भी होगा, क्योंकि फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि लाहौर को भी कंटेनरिस्तान बना दिया गया है और हर तरफ कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, शाही किला वगैरह बंद कर दिया गया है, इसका एक नोटिस भी जारी हो चुका है। तो ये सब कुछ जो है हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बाद क्या इसमें पेशरफ्त होगी, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज नेशनल असेंबली की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से एक तौहीन अदालत बाकायदा हो गई है। कैसे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक वो कानून था जिसके तहत चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर एक कमेटी को दे दिए गए थे और वो कमेटी ये तय करती थी कि बेंचेस कौन से बनेंगे। ये बुनियादी तौर पर जो एतराज़ हुआ करता था कि हम ख्याल बेंचेस ना बने और चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से जो बेंचेस बनाते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक शख्सी आमरीत का जो है वो इजहार होता है। इसलिए ये जो मामला इसको एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था ताकि चीफ जस्टिस के अलावा भी लोग बेंचेस बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। और ये सब किया गया था उमरताब बंदयाल साहब को रोकने के लिए कि वो अपनी पसंद से बेंचेस ना बना सकें, लेकिन उस वक्त तो खैर उन्होंने स्टे देकर इस मामले को रोक लिया था। बाद में जब काजी फायजीसा साहब चीफ जस्टिस बने तो इस मामले को उन्होंने टेकअप किया, फुल कोर्ट भी बनाई और उसके बाद उन्होंने इस कानून साजी को बिल्कुल बहाल रखा, बरकरार रखा और ये क्रेडिट भी लिया कि जी देखिए हमारे होते हुए तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक इतना इनकलाबी काम हो गया है और हमने अपने इख्तियारात जो हैं उनको बाकी लोगों के साथ शेयर कर लिया वगैरह वगैरह। तो हुकूमत भी इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट ले रही थी और काजी साहब ने अभी पिछले दिनों जो सालाना खिताब हुआ करता है उसमें भी इस बात का क्रेडिट लिया कि जी देखिए पहले तो बड़ा एतराज़ होता था हम ख्याल बेंचेस का, अब तो कोई बेंच देख के बता नहीं सकता कि फ़ैसला क्या आएगा। हालांकि ये अपने आप में एक बदतरीन मजाक था। हर कोई बेंच देख के अभी तक बता सकता है कि फ़ैसला क्या आएगा और अभी तक तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ा था। इवन कि कमेटी एक तय कर रही थी, इसके बावजूद काजी साहब अपनी पसंद के बेंचेस बना रहे थे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया था मंसूर अली शाह साहब ने या मुनीब अख्तर साहब ने उनको बेंचेस बनाने में कोई रुकावट कोई ख़ास नहीं डाली थी। लेकिन प्रॉब्लम अब आना शुरू हुआ था तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका एक हल निकाल लिया और वो हल ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको ख़ुद इसी हुकूमत ने बनाया था, इसी हुकूमत ने उसको तब्दील कर दिया है और काबीना की महज मंजूरी से एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है सदर जरदारी के दस्तखतों से। और इस ऑर्डिनेंस में 2-3 तरामीम कर दी गई हैं। पहली चीज़ तो ये की गई है कि जो ये कमेटी थी इसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट कर दिया गया है और कहा यह गया है कि चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे। मंसूर अली शाह साहब जो सेकंड नंबर का जो भी चीफ जस्टिस के बाद पियोनी जज होगा, सीनियर पियोनी जज, वो रहेगा मौजूद।
और तीसरा जो कमेटी का मेंबर होगा वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर है फिर मतलब चीफ जस्टिस के 2 वोट और जो भी सीनियर प्यूनी जज होगा उसका 1 वोट, तो फिर चीफ जस्टिस अक्सरियत में ही होगा। तो मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस जो है वो फिर से मास्टर ऑफ रोस्टर बन गया है। तो बेसिकली ये दोबारा से चीफ जस्टिस को ही स्ट्रेंथन कर दिया गया है, अगर इसको आप आसान अल्फाज में देखें तो। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कमेटी में वीक कर दिया गया है। तो ये बेसिकली हुकूमत ने वारदात की है और इसका मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा जो इन्होंने आगे एक तरमीम की है उसमें इन्होंने कहा है कि जो अब 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लेंगे या जो भी अपील्स जो हैं उनको अगर आप टेकअप करते हैं समाअत के लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि उसकी वजूहात क्या हैं, अगर आपने अर्ली उनकी हेयरिंग फ़िक्स की है। और दूसरी बात ये कि जो आम तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये 184(3) के तहत आएंगे मामलात, उनके हवाले से वो कहते हैं ना जो उर्दू में कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर केसेस फिक्स होंगे। जो पहले समाअत के लिए आएंगी दरख्वास्तें उन्हें पहले फिक्स किया जाएगा, जो बाद में आएंगी उन्हें बाद में। और अगर बाद में आने वाली किसी दरख्वास्त को पहले ही समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा तो उसकी बाकायदा रीजनिंग देनी होगी जजेस को। तो ये एक इसमें और तरमीम की गई है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मेन मकसद था वो मैंने आपको बता दिया है कि चीफ जस्टिस साहब को दोबारा इख्तियारात ज़्यादा मिल गए हैं। और उसकी अब वजह क्या है, इसकी जो अब वजह बुनियादी नज़र आ रही है वो 3-4 मामलात हैं। पहली चीज़ तो ये कि 63A आर्टिकल की जो तशरीह है उसका केस जो है अब काजी साहब जल्दी जल्दी फ़िक्स करेंगे और उसमें अपनी मर्ज़ी के बेंच भी बना लेंगे और उसमें फिर ये करेंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे देंगे। उससे होगा ये कि मौलाना अगर नहीं भी मानते तो PTI के लोगों को मज़ीद तोड़ ताड़ के या कोई भी जो भी इधर उधर अपनी पार्टी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट करना चाहे तो वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके वोट कर सकेगा मेंबर। तो ये एक शिक जो है उसकी तशरीह बदलवा ली जाएगी चीफ जस्टिस साहब से। दूसरा जो एक अहम मामला है जिसको फिक्स करवाया जाएगा वो मामला होगा यकीनी तौर पर मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील का। और इस सिलसिले में फिर से कोशिश ये होगी कि जब वो अपील लगे फ़िक्स करें तो उसमें भी काजी साहब अपनी मर्ज़ी से बेंच बना सकें और फिर उसका फ़ैसला तब्दील करवा के हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए। तो दूसरा इनका जो एक मेन मकसद नज़र आता है वो ये है। उसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से होते हुए पहुँच रहे हैं। तो उन केसेस में भी मकसद यही है कि काजी साहब के सामने जो भी ये केसेस लगें आगे भी ऑनवर्ड्स भी, यानी अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल भी जाती है जो कुछ भी सूरत हाल रहती है तो उस सूरत में भी ये जो मामलात हैं ये काजी साहब के सामने जब आएँ वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाएं और फिर उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सकें PTI और इमरान खान के अगेंस्ट। तो ये सारी इनकी प्लानिंग है। और ये भी मैं आपको आज एक बात बता दूं कि अगर इसी सारी साजिशों से ये 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर आप देखिएगा कि ये नई आईनी अदालत भी नहीं बनाएंगे। ये फिर इसी तरह काजी साहब को एक्सटेंशन देकर कोशिश कर लेंगे कि जी हम यहीं पे मामले को चलाते रहें और अगर इन्हें लगा कि मंसूर अली शाह साहब के हक़ में कोई तहरीक चलने वाली है या कोई ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कोई रुकावट आ रही है तो फिर ये वो वाला काम भी कर लेंगे कि आराम से आईनी अदालत बनाएंगे और उसमें फिर काजी साहब को शिफ्ट कर देंगे उनके हम ख्याल जजेस के साथ। तो इस तरीके से ये पूरा एक इनका प्लान है और ये 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना सबसे पहली चीज़ है क्योंकि ये सब काम करने के लिए इन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चेंज किया है और इससे अब ये करना ये जा रहे हैं कि अब जब आगे कभी इम्कान ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर में दोबारा हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह ये तरमीम जो है थोड़ी बहुत तब्दीली करके उनको दोबारा से टेबल पे ले आया जाए और इस सिलसिले में होमवर्क जो है वो पहले से तैयार कर लिया जाए। इस सिलसिले में अब 2-3 जो चीज़ें और होने जा रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अली गौहर बलोच साहब की जो नशस्त थी तांदलिया वाला की, उसके ऊपर अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी अपील खारिज कर दी थी और वो जो सीट थी वो सादुल्ला बलोच साहब के पास ही रही थी। PTI की वो सीट थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पर रिकाउंटिंग की अपील को अली गौहर बलोच साहब की, लेकिन अब उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर कर दी है और अब ये जो अपील है इसको काजी साहब खुद सुनेंगे और उसके बाद फिर जो फैसला आएगा वो आप सबको पता है। और उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया हुआ है कि फॉर्म 45-47 की वैसे ही कोई हैसियत नहीं है। तो बहरहाल अब नज़र ये आ रहा है कि काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए या यूँ कह लें अपने नई आईनी कोर्ट के लिए
जो महज उनके लिए बनाई जा रही है, उस कोर्ट के लिए अपनी सीटें भी खुद ही अब पूरी करेंगे। ये बीड़ा भी उन्होंने खुद ही उठा लिया है कि भाई नालायको, तुम लोगों से तो 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हुई, तो अब मैं ही तुम लोगों को 2/3 अक्सरियत पूरी करके दूंगा। अब एक एक सीट जो है वो काजी साहब खुद ब खुद चुनेंगे और वो मज़ीद सीटें भी जाएंगी। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी एक नई गेम चलाने की कोशिश की गई है। और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने ये किया है कि पीटीआई की कुछ 23 नशिस्तें हैं जो कि इन्हें मिलनी है, और जाहिर है वो सारी फिर नंबर गेम ही बदल जाएगी। अगर वो वापस हुकूमत को मिलती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी तो उनके पास आ ही जाएगी। अब आज इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से जो नई लिस्ट जारी की है पार्टी पोजीशन की कौमी असम्बली में, उसमें पीटीआई को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया था कि वो ना सिर्फ ये कि पार्लिमानी जमात है बल्कि 39 मेंबर जिन्होंने शुरू में ही एफिडेविट जमा करवा दिए थे वो पीटीआई के ही हैं, और बाकी 41 को उन्होंने फिल वक्त के लिए आज़ाद छोड़ा था और कहा था आप भी अपने जमा करवा के उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने अब क्या किया कि टोटल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा के रख दिया है, और नई जो पार्टी पोजीशन आई है उसमें से पीटीआई को टोटल माइनस कर दिया। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी पोजीशन जारी की थी उसमें 39 पीटीआई के मेंबर मान लिए थे, लेकिन आज जो नई लिस्ट जारी की गई है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, उन्होंने पीटीआई को टोटल पार्लियामान से आउट कर दिया है, और दोबारा वो जो मेंबर्स हैं सारे 80 वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खाते में लिख दिए हैं। दोबारा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC के सामने 80 मेंबर्स लिख दिए हैं, जबकि 8 लोग जो हैं वो लिखा हुआ है कि पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हैं और ये आज़ाद हैं। ये वही वाले हैं उमर अयूब वगैरह जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने जो एफिडेविट थे वो जमा उस वक्त नहीं कराए थे। तो इस तरह से इन्होंने ये काम करके वापस जो 8 फरवरी के बाद इन्होंने अपनी तरफ से एक असेंबली की पोजीशन बनाई थी, वही पार्टी पोजीशन इन्होंने अपने तौर पर दोबारा बहाल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब ये करने का मकसद बज़ाहिर ऐसा भी लग रहा है कि ये एक तरह से दबाव बढ़ाने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर तफसीली फ़ैसला जारी करें दबाव में आकर, और जो ही वो तफसीली फ़ैसला जारी हो तो उसके बाद फिर काजी साहब जो हैं उसको फ़ौरी तौर पर नज़रसानी के लिए फ़िक्स कर सकें समाअत के लिए, और फिर वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के बेंच भी बनाएं और अपनी मर्ज़ी के जजेस के साथ जो है उस फैसले को रिवर्स कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पर जो है इसका एम वाज़े है, नज़र आ रहा है, और हुकूमत इस सिलसिले में अब कोई आर या शर्म महसूस नहीं कर रही कि हम ये अब करेंगे तो कोई क्या कहेगा। मतलब टोटल जिसको आप कहते हैं ना कि उन्हें अब इस चीज़ की रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारी सियासी साख क्या हो रही है, कोई हमारे ऊपर कितनी तनकीद कर रहा है, हम कितनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये चीज़ें अब उनके लिए मायने नहीं रख रही। हसनात मलिक साहब ने शुरू में ही एक बहुत अच्छा जुमला कहा था, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उन्होंने कहा था कि जो काजी फायज़ ईसा हैं वो इस निज़ाम की गारंटी हैं। इस निज़ाम को उन्होंने ज़मानत दी हुई है कि वो जब तक रहेंगे तो ये निज़ाम भी बचा रहेगा, और ये बात हद दर्जा दुरुस्त साबित हुई है हर लम्हे के ऊपर। और यही वजह है कि अगर हुकूमत को कितना भी कोई बुरा काम क्यों ना करना पड़े, अपना मुंह काला करवा के गधे के ऊपर क्यों ना बैठना पड़े, ये भी कर गुजरेंगे काजी साहब को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि काजी साहब रहेंगे तो उनकी हुकूमत रहेगी, क्योंकि वो इनके तमाम डीड्स के ऊपर जो ये वारदातें डाल रहे हैं उनके ऊपर एक कवर फ्राहम कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानूनी जवाज़ फ्राहम कर देते हैं, पूरी सहूलत कारी कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका अभी तक सेटअप चल रहा है। तो काजी साहब को ये अपने साथ नत्थी रखने के लिए नई कोर्ट बनानी पड़े, जो मर्ज़ी करना पड़े, कितने ही कानून बदलने पड़े, नई तरमीमें करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये कर गुजरेंगे, और आज करके कल दोबारा रिवर्स करना पड़ेंगे, ये भी कर गुजरेंगे। ये इस हद तक बेबस भी हैं और पागल भी हैं और इस हद तक बेशरम भी हैं। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जो अब देखना है वो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का, कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है 2 चीज़ों का, उसके ऊपर वो रिएक्ट कैसे करती है। पहली चीज़ ये कि क्या वो वाकई दबाव में आके फौरी तफसीली फ़ैसला जारी कर देंगे, और या दूसरा जो मामला है देखने का वो ये कि जो उनके फ़ैसले की तौहीन की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले की तौहीन की गई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है। कि उन्होंने जब फैसले में ये लिख दिया कि ये पीटीआई के मेंबर थे और पीटीआई पार्लिमानी जमात थी भी और है, तो आप इनके मेंबर्स को इन्हीं के नाम से यहाँ पर बाकायदा डिक्लेयर करेंगे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया भी,
और फिर इन्होंने उनका अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला उड़ा के अपनी मर्ज़ी से SIC में उन्हें दोबारा डाल दिया। तो इसकी सज़ा तो भुगतना पड़ेगी। ये तो एक सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सीधा सीधा तौहीन अदालत है, और इसके ऊपर तो अब आपको आमने सामने सीधे आप आ गए हैं, तो अब ये देखना होगा। ज़ाहिर है आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये तो फिर होगा। और इसमें अब हमें एक नज़र आएगा कि तसादुम की कैफियत और वो अब किस रुख पे निकलेगी, उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो देखने वाला होगा। क्योंकि उसके बाद हुआ ये है कि जो मुख्तलिफ स्पीकर हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे गए हैं। सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, इनके तो ख़त ये हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान का तो मेरे ख्याल इतना रौला भी नहीं है, बाकी जो 3 हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें मखसूस नशिस्तें जो वापस हुकूमत को आपने पहले दी हुई थी वो वापस उन्हें अलॉट कर दी जाएं। तो उन्होंने तो ये ख़त लिखे हैं क्योंकि जी उन्होंने उस पर बुनियाद ये बनाई कि कानून अब नया जो बना है इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत अब ये नशिस्तें दोबारा हुकूमत का हक बनती हैं, तो लिहाजा इन्हें वापस की जाए। जबकि KP असम्बली के भी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इसके ऊपर अब आपको फौरी तौर पर अमल दरामद करना है, और इसलिए आपको ये चाहिए कि नशिस्तें PTI के मेंबर्स को अलॉट कर दी जाएं। तो अब सब ने अपने अपने मर्जी के मतलब निकाल कर जो है वो ख़त लिख दिए इलेक्शन कमीशन को। इन खतूत की वैसे तो कोई हैसियत नहीं है, असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है जो ये सारी कार्रवाई डाली गई है। और जाहिर है अगर सबको नज़र आ रहा है, हम सब समझ सकते हैं, तो क्या उन जजेस को पता नहीं चल रहा जिनके खिलाफ ये साजिशें बुन रहे हैं, तो वो इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करेंगे, वो तो बहरहाल ताकत भी रखते हैं। तो ये एक मामला जो है वो देखने लायक होगा। बाकी अब आ जाते हैं कि सड़कों पर जो मूवमेंट चल रही है उस हवाले से PTI काफ़ी चार्ज है, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैंपेन भी बड़ी ज़ोरदार तरीके से की जा रही है। अगरचे उनके लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब जो दूर से आने वाले काफ़िले हैं वो रवानगी के मराहिल की तरफ हैं। बाजौड़ से काफ़िला निकल रहा है, बलूचिस्तान वाला काफ़िला निकल रहा है, और अब ये जो मामलात हैं कि मुख्तलिफ लीडर्स इनके नज़र आना शुरू हो गए हैं पंजाब में वापस। नईम पंजोता साहब आज मीनार पाकिस्तान पहुंचे भी हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दफ़ा 144 लगा दी है और कंटेनर्स वगैरह सब पहुंचा दिए गए हैं, और किला वगैरह वाली जो साइड है लाहौर की शाही किला वाली साइड वो सारी इन्होंने बंद कर दी है। और ये जारी किए गई है उसकी एलामिया में जो रीज़न है कि जनाब वहाँ पे कुछ हम काम वाम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो भी बंद कर दिया गया है। तो ये अब बेसिकली उसको सील करेंगे सारा जलसागाह को ताकि कोई पहुँच ना सके, लेकिन आज तक के लिए कुछ रास्ते ज़रूर खुले हुए हैं जहाँ से गुजर के पहुँचा जा सकता है। अब रात तक क्या सिचुएशन होती है ये जब जाहिर है इन्होंने टाइम पूरा गेन किया है, अब जब DC साहब इनकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट करेंगे उस वक्त वो टाइम होगा जब कोर्ट्स भी बंद हो चुकी होंगी। तो अगर DC साहब इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर चुके होंगे तो फिर इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं होगा कि ये फौरी तौर पर अदालत पहुँच जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो जलसा है ये बहरहाल हुकूमत की इजाज़त के ख़िलाफ़ ही जाके PTI को करना पड़ेगा अगर उन्होंने करना है, जो कि वो कह रहे हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इजाज़त मिले ना मिले, हम फिर भी जलसा करेंगे। तो ये अब एक अगेन तसादुम की कैफियत है, इस तरफ भी, सड़कों पर भी, अदालतों में भी। और फ़िलहाल अब दोनों जो फरीक हैं हमें लग रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत PTI से नबर्द आज़माए तो दूसरी तरफ अदालतों से नबर्द आज़माए, और दोनों तरफ हुकूमत जो है वो अपनी ताकत और मसल्स दिखा के कोशिश ये कर रही है कि अपने आप को सेव कर सके, लेकिन इसमें क्या उसकी कामयाबी होती है नहीं ये अभी आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। बाकी जासिम जट्टा साहब के बारे में मैंने बताया था, उनका अकाउंट मैंने आपको बताया था कि सस्पेंड हुआ कुछ देर के लिए, फिर कुछ ट्वीट्स डिलीट हुई, तो उनके भाई और वालिद जो हैं उनको छोड़ दिया गया, वो अब वापस घर आ गए हैं। तो मसला फिर वही था कि उनके ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट्स जो हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम था और वो डिलीट करवा के उनके घर वालों को छोड़ दिया गया है। सनम जावेद के जो वालिद हैं उनको अभी तक कहीं अपीयर नहीं किया गया किसी कोर्ट में, और उसके बाद अब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी वालदा काफ़ी परेशान थी और वो कही थी कि कुछ नहीं उन्हें पता कि किस थाने में उन्हें रखा गया है। तो अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब इस पे उस तरीके से लोग हैरान भी नहीं हो रहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें इतनी न्यू नॉर्मल कर दी हैं
पाकिस्तान में कि आपके लोग घरों में आकर उठाए जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं, बदतमीज़ी की जाती है माओ बहनों के साथ, या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर को उठा के ले जाया जाए। ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा होता है कि अब रूटीन की खबरें बन गई हैं हमारे लिए। जो पहले कभी कोई एक किसी के साथ होता था तो आप सोचते थे कि पूरा दिन उसके ऊपर बात हो रही होती थी, लेकिन अब ये कितना इन्होंने कॉमन कर दिया है कि अब हर कोई इस पर बात करता है और आगे गुजर जाता है। तो ये हालत जो है वो इस मुल्क की कर दी गई है। बहरहाल जी, इससे मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।